हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय सीएसटी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं पिछले नीट के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका मैं केमिस्ट्री का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे आपका जो नीट का एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसको करने के लिए और उसमें अपने नंबर को बढ़ाने के लिए और रैंक को अच्छा करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दो ही चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नीट का प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन एंड सेकेंडली एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो ये यूट्यूब चैनल आपको अभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके दिखाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले ईयर्स में, लास्ट ईयर्स में, उनको आप समझ पाएंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, एक ये जस्ट रिवीजन है। आपने पढ़ा हुआ है और बहुत उम्मीद है आपसे कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप अच्छी रैंक्स लाएंगे। लेकिन जब रिवीजन होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और रिवीजन अगर टीचर के साथ होता है, यानी टीचर उन क्वेश्चंस को करके दिखाते हैं, तब आप स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होता है कि उन क्वेश्चंस की जो बारीकियाँ हैं उनको स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं। तो मैं उसमें एक प्रयास करूंगा कि मैं उन बारीकियों को आपको समझा पाऊं, जिससे आपका जो नीट 2021 का पेपर है वो बहुत अच्छा हो। एंड ये जो वीडियो आपको सोल्यूशन का मिलेगा ये 2 या 3 पार्ट में होगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, वीडियो शॉर्ट रहेगा, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे शॉर्ट वीडियो में आप उन कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंस यहाँ पर है कि आप कितनी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के रिकॉल कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को इस वक्त करते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि चीज़ें आपके दिमाग से स्किप करें या कंसंट्रेट ना कर पाएं। तो हम आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने, आप ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं और सबका पैटर्न लगभग बराबर ही है, क्योंकि सारी टेस्ट सीरीज जो कमिंग 2021 नीट है उसको फोकस करके ही बनाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लैकिंग है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये यूट्यूब चैनल आपको एक ये स्पेशली आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका नीट 2021 का पेपर बहुत अच्छा हो, आपकी रैंक्स बहुत अच्छी हो। हम लोग की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो हम बिना टाइम गंवाए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नीट 2018 का केमिस्ट्री का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चन आता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और इन चीज़ों को देखिए, और देखिए क्या कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो आपका फोकस उस पर नहीं है या आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो बस इसके थ्रू आप उन चीज़ों को कंसंट्रेट कर पाएंगे जो अभी आपसे हो सकता है कुछ बातें छूट रही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं 2018 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं 2018 का। क्वेश्चन में बोला कि मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KVH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से पहला पॉइंट मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, आप बात को समझिएगा कि यहाँ पर जो ये बात बोल रखा है कि इवॉल्व्ड गैसियस प्रोडक्ट, इवॉल्व्ड गैसियस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि केवल हम गैसेस जो मिक्सचर होगा उसी को ही हम लोग केवेच में पास करेंगे, एक बात। ठीक, दूसरी बात कि जो हमें रिमेनिंग बताना है वो एसटीपी पे बताना है, और एसटीपी पे किसका आप अमाउंट बता सकते हैं? केवल गैस का। तो अब यहाँ पे दो एक पॉइंट आ रहे हैं कि जो इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर है उसको हम जब केवेच में पास करेंगे तो इसका मतलब कुछ हमारी गैस बचेगी, उसी गैस का हमें क्या करना पड़ेगा? एसटीपी पर अमाउंट बताना पड़ेगा। ये यहाँ पे 2 पॉइंट है। बाकी क्वेश्चन आपको आसान पता है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। तो अब देखिए हम लोग करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को कि मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। तो फॉर्मिक एसिड जानते हैं आप HCOOH हुआ, ठीक, और यहाँ पे दूसरा ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है
ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला H2C2O4 हुआ, यहाँ एनहाइड्रस यूज किया जाएगा, वरना हाइड्रेटेड या ऑक्जेलिक एसिड का क्रिस्टल बोलते तब हम वहां पर H2C2O4.2H2O लेते। एंड दोनों का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, तो वहां निकालने पे आपका टाइम बर्बाद होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो एक हम भले आपको बोले निकाल के दिखा दे या आपको डायरेक्ट याद रखिए 46 होगा। एंड इसका मोलर मास कितना होता है 90 होता है, और हाइड्रेटेड होगा तो 126 होगा। इसका वेट आपको कितना दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड का 2.3 ग्राम दिया हुआ है, एंड इसका कितना वेट आपको दिया गया है, ये 4.5 ग्राम दिया है। एक तो आप मेथड है कि आप डायरेक्ट वेट से करिए, बट शॉर्टकट होगा कि आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मोल में हम क्या कर लेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, यानी 2.3/46, तो दैट इज 0.05 मोल। ये इसके 0.05 मोल आ गए फॉर्मिक एसिड के। एंड अगेन सिमिलरली हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का भी मोल फाइंड कर लेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास इज 4.5 एंड मोलर मास इज 90, द आंसर इज अगेन 0.05 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो हमने सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लिया हमने HCOOH, और इसको जब हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 पे लेके जाएंगे तो कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बना देगा। तो H2O यहाँ लिक्विड के फॉर्म में होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में होगा। ये पता करना पड़ेगा आपको। रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोलता है इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर, तो पहले पता हो कि कौन कौन से गैसेस मिक्सचर बन रहे हैं। एंड फाइनली बोलता है कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा STP पर, तो STP पे जो भी रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो गैसेस को ही काउंट किया जाएगा। तो पता होना चाहिए यहाँ पर। अब इसी वक्त इसको सॉल्व भी कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये 0.05 मोल हमारे पास है, तो ये शुरू में क्या होगा, 0 होगा। जब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मिक एसिड C और H2O बना देगा, यानी कुछ समय बाद 0.05 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के हो जाएंगे एंड इसके भी 0.05 मोल हो जाएंगे, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ गैसेस से मतलब था, तो हमें यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी मिल गई, 0.05 मोल मिल गई। एंड सिमिलरली हमने ऑक्जेलिक एसिड को इसी प्रकार से लिया H2C2O4, और इसकी रिएक्शन कराएंगे अगेन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहाँ पे भी कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, तो क्या फॉर्म कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे CO2 गैस भी बनेगी और H2O बनेगा। यहाँ H2O लिक्विड स्टेट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस स्टेट में है। ठीक, फिर क्वेश्चन में अब हमको ये पता चल गया कि हमारे पास गैसेस प्रोडक्ट कौन है। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड से मिल रही है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर, हमें लिक्विड वाले को ध्यान नहीं देना क्योंकि मैंने दोनों हाईलाइट कर रखे हैं कि क्या हमें ध्यान देना है। अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पर हमें जो गैसेस इवॉल्व्ड प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग पास करेंगे किसमें, KOH में। तो हमारे पास गैसेस इवॉल्व्ड प्रोडक्ट कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, और कौन सा हुआ, CO2 हुआ। तो देखिए जब हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, पहले मैं इसे पूरा ले ले, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल क्यों, आपको समझ में आ गया, फॉर्मिक एसिड से और ऑक्जेलिक एसिड से मिल रहा है, और प्लस CO2 भी ले लिया। इसको हमने KOH के पेलेट्स में पास किया, और ये अपने को पता होना चाहिए कि KOH CO2 को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करता, केवल CO2 को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बच जाएगी, और यहाँ पर ये बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। और आपको पता है कि पोटेशियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट क्या, गैसियस प्रोडक्ट हो गया। और हम गैसेस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो लेफ्ट गैसेस प्रोडक्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है वेट। तो कैसे, बहुत आसान है, ऊपर वाली रिएक्शन आपको बता रही है कि यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड 0.05 है, एंड यहाँ पर भी 0.05 है, मैंने लिखा नहीं, हम लिख देते हैं। ये देखिए ये 0.05 मोल था पहले, तो शुरू में तो ये 0 एंड वाटर भी 0 ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे तो कंसनट्रेट H2SO4 कंप्लीटली C और CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। तो यानी यहाँ 0.05 मोल, यहाँ पर 0.05 मोल, एंड यहाँ पर भी हमारा 0.05 मोल बन जाएगा। तो हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मिला, 0.05 मोल, और यहाँ पे भी कितना मिला, 0.05 मोल। तो टोटल लेफ्ट मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड ही देखिए बचा है ना आपके पास, और तो कुछ नहीं बचा है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया, 0.05
एंड प्लस 0.05 मोल हो गए, दोनों ही मोल है, तो मोल को हम लोग तो ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक, तो बस आ गया, मोल आ गया तो वेट आ जाएगा। क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा दीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी मास हमें निकालना है यही ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल कितना हुआ 0.1, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना आ जाएगा 28। तो आंसर इज 2.8 ग्राम। देखिए आपका आंसर क्या मैच कर रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आप देखिए थर्ड आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ये रहा 2.8 ग्राम। तो आपने देखा ना किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एकदम क्लियर। हम आगे चलते हैं, 47 क्वेश्चन लिया हमने। तो 47 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोलता है कि, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको हम लोग, बोलता है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ठीक, ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए जब ये एनिलीन आप लेते हैं, एनिलीन ये NH2 है, और ये क्या है, एनिलीन यहाँ पर बेसिक नेचर होता है। आपको पता है एनिलीन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होता है, एक बात। दूसरी बात आपको पता है यहाँ पर कि एनिलीन जो होगा, NH2 जो ग्रुप है हमारे पास, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नॉट डीएक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग, क्योंकि अपने लोन पेयर को बेंजीन की तरफ भेजता है, तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा, ये तो हमको भी पता है कि NH2 इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट पूछता है कि यहां पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, उसका रीजन क्या है। तो चलिए नाइट्रेशन कराते हैं हम लोग, तो हमको और भी इस बातें समझ में आएंगी। हमने यहाँ पे क्या लिया, एनिलीन लिया NH2, इसका जब नाइट्रेशन कराया जाता है किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। अब जो आप नाइट्रेशन में जो आप ले रहे हैं रिएक्टेंट, वो दोनों ही आपके कैसे एसिडिक हैं। और मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे एनिलीन क्या है, बेस है, तो ये रिएक्शन करने से पहले एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। फिर से बोल रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। काइनेटिक्स में आपने देखा है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये फर्दर कोई रिएक्शन देने से पहले ये क्या कर देगा यहाँ पर कि ये एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। तो आपको पता है एसिड से H+ आयन हमको मिलेगा, तो ये एनिलीन के ऊपर क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा NH3+, और ये NH3+ क्या हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका यही आंसर होना चाहिए कि यहां पर क्या बन रहा है, एनिलीनियम आयन, इसका नाम क्या है, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। देखिए ईएम सफिक्स तब लगाते हैं जब कोवेलेंसी बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी थी वो 3 थी, 2 हाइड्रोजन और 1 बेंजीन। यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, तभी सफिक्स में ईएम लगाया जाता है, ये ध्यान देना है आपको, है ना। तो एनिलीनियम आयन बना। तो आंसर इसका चौथा एकदम सिंपल समझ में आ रहा है, इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। यस, दिस इज द आंसर। यानी कोई फर्दर रिएक्शन देने से पहले यहां पर एनिलीन एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये बेस है और ये आप जो यूज कर रहे हैं नाइट्रेशन में वो एसिड यूज कर रहे हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए फर्दर कोई रिएक्शन देने से पहले ये एनिलीनियम आयन बना लेता है, ठीक। तो ये इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत क्लियर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखते जाना है, यही मतलब है हमारा। नेक्स्ट आते हैं 48 क्वेश्चन पे, देखते हैं 48 क्वेश्चन, थोड़ा इसको भी बड़ा कर लें। तो बोलता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अच्छा, एसिडिक नेचर पूछता है, और जितना भी आपको ऑक्साइड दिया हुआ वो सब सेकेंड ए ग्रुप का दिया, ये भी आपको दिख रहा है। और ये बात आपको पता है कि सेकेंड ए ग्रुप के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक। क्यों? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है। तो आपने पढ़ा कि मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, ये मैं सेकेंड ए ग्रुप का ऑक्साइड लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद क्या आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद क्या आएगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एंड उसके बाद बेरियम ऑक्साइड आएगा। रेडियम ऑक्साइड को इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल्स है, ठीक। तो आप उसको लीजिए नहीं। यहां पर क्या है,
2 पॉइंट है। ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको पता है कि बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब इसके पीछे इंक्रीज करने का क्या रीजन है? उसके 2 कॉन्सेप्ट, इसी के लिए मैंने बोला था 2 रीजन है। तो 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, आपको भी ध्यान रखना है कि मोर द मेटेलिक कैरेक्टर, मोर द मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी उसके ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। तो इसीलिए देखिए ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा थोड़ा अच्छा रीजन देते हैं हम आपको, पोलराइजेशन। ये भी कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होती है। यानी जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और पोलराइजेशन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि पोलराइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। यानी जहां पे चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन वहां पे ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, नॉट कैटायन, साइज ऑफ एनायन के। जितना बड़ा साइज होगा वहां पर पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। और तीसरा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन के भी होता है। और एक और भी मैंने आपको बता रखा है, या आपको रिकॉल कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा जाता है कैटायन का, स्यूडो इनर्ट, नॉन इनर्ट और इनर्ट। ठीक, ये कब देखा जाता है? सबसे पहले तो चार्ज देखते हैं आप, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा। एंड सेकंड नंबर पे आप देखते हैं कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होगा? स्यूडो इनर्ट, स्यूडो इनर्ट की सबसे ज्यादा है, उसके बाद नॉन इनर्ट है, एंड सबसे कमजोर कौन सा? इनर्ट है। स्यूडो इनर्ट में क्या बताया गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए कैटायन में, नॉट न्यूट्रल एटम। नॉन इनर्ट में कितना बताया? 20 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2, 18 पेनल्टीमेट में और 2 आउटर मोस्ट यानी एस में। और इनर्ट तो सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो देखते हैं वो दूसरे नंबर पे देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ज को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन को देते हैं। ये किसके लिए लिखा जा रहा है? कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो ये स्यूडो इनर्ट, नॉन इनर्ट, इनर्ट। एंड थर्ड प्रायोरिटी देते हैं हम लोग साइज को। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो सभी का सेकंड ए ग्रुप है, और सेकंड ए ग्रुप के कैटायन तो इनर्ट की कैटेगरी में आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन तो वेरी नहीं कर रहा है। चार्ज देख लीजिए, सबके कैटायन के ऊपर +2 का चार्ज है और एनायन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो चार्ज भी वेरी नहीं कर रहा है। एनायन देखिए सब में ऑक्साइड आयन ही है, तो अभी एनायन का साइज भी वेरी नहीं कर रहा है। तो वेरी कौन कर रहा है? कैटायन। और कैटायन आपको पता है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, और कैटायन का साइज बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा? पोलराइजेशन घटेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन है। तो पोलराइजेशन यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और पोलराइजेशन डिक्रीज कर रहा है तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो आपने जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगाया उससे भी ये बात हमको समझ में आ गई कि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एंड जो मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट लगाया उससे भी आपको ये बात समझ में आ गई कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। ठीक, तो सर यहाँ तो बेसिक की आप बात बता रहे हैं और क्वेश्चन में एसिडिक पूछा। ठीक है, पहले इतनी बात तो समझ में आ गई, यानी कि ऊपर वाला ही मेटल को हमें उठाना पड़ेगा, ऊपर वाले को। नीचे वाले को तो उठाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे वाले तो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है। और अब एक बात समझिए आप, ये बताया भी गया है कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी एंड एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों है। तो बेसिक प्रॉपर्टी भी और एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। और आपने देखा कि जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। इसका मतलब बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी सबसे कम होगी। आंसर आ गया ना अब आपका। चूंकि ये एम्फोटेरिक है बेरिलियम ऑक्साइड, इट मीन्स इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों होगा। लेकिन इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? एसिडिक की बेसिक? तो बेसिक तो आपने क्लियर कर लिया कि बेसिक तो सर ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं तो बेसिक बढ़ रहा है, तो यानी अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक प्रॉपर्टी ही बेरिलियम ऑक्साइड में ज्यादा होगी, और यही इसका आंसर हो गया बेरिलियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको बस सुनते जाना है,
नोट आउट नहीं करना। आप इस वीडियो कई बार आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है ना इस क्वेश्चन को हमें समझना, दोबारा देख लीजिए, ये तो आपके हाथ में है ना। हमारा पर्पज यही है कि आप बातों को समझें और दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए, और कॉन्सेप्ट आपको पता है ये जस्ट एक रिकॉल, एक रिवीजन टाइप का चल रहा है, इससे क्लियरिटी आपकी आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने ना एनसीईआरटी के पेज भी उठा लिए कि आखिर जो क्वेश्चन आया है सोल्यूशन में कि वो एनसीईआरटी के कहाँ से दिया हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक, अब जरा हम पकड़ते हैं एनसीईआरटी में लिखा क्या है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। देखिए ये यहाँ पे लाइन लिखी गई है, डिफरेंसेस यहाँ पे बताए गए हैं, क्या डिफरेंसेस बताए गए हैं उनको आप पढ़िए जरा। बोलता है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इसमें बोलता है एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल component which constitute about 15 to 20% starch. Chemically amylose is a long unbranched chain। क्या amylose is unbranched chain, इसमें से 200 से 1000 होते हैं इसमें चेन में, और ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की का होता है केवल, बस बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और अनब्रांच्ड है। तो जो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो C1 और C4 के बीच में है, अनब्रांच में। ये देखिए ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर दिया है, और ये देखिए 1 पोजीशन, ये देखिए 4, ये देखिए 1, ये देखिए 4, और यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ दिखा रहा है। तो ये अनब्रांच्ड है, ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि आप आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, यानी ब्रांचिंग और इंक्रीज करती चली जाएगी। यहाँ पर भी ब्रांचिंग और बढ़ती चली जाएगी। कितनी, तो ये बोले 200 से 1000 के बीच में यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई। दिस इज द एमाइलोज। अगला लाइन पढ़िए आप, एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, कंस्टिट्यूएंट ऑफ अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च, यानी पूरे स्टार्च का 80 से 85% होते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। ऊपर वाला क्या है, अनब्रांच्ड है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन है, जिस और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा डी ग्लूकोज ही है, इसमें और कोई नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज नहीं है एमाइलोपेक्टिन में। एमाइलोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज है और एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा डी ग्लूकोज ही आया है। यूनिट्स इन विच चेन, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले। देखिए यहाँ पर जो एमाइलोपेक्टिन वाली जो ये लाइन लिखी है उसको हम लोग बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो अच्छा देखिए यहां पर क्या लिखा है, एमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तो समझ में आ गया था कि जो एमाइलोपेक्टिन है वो हमारा क्या ब्रांच्ड है, एमाइलोपेक्टिन वाला ब्रांच्ड है और वो एमाइलोज अनब्रांच्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रांचिंग है वो कैसी है। पहली बात तो जो ब्रांचिंग में अल्फा डी ग्लूकोज ही यूज हो, अल्फा अल्फा लिंक लिखा हुआ है ना, तो अल्फा लिंक का मतलब अल्फा लिंक ही यूज हो रहा है यहाँ पर। और ये बोलता है कि चेन फॉर्म्ड बाय C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब C1 और C4 तो रहेगा ही रहेगा लाइक एमाइलोज, और एमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग हो रही है वो C1 और C6 के बीच में भी हो रही है। मींस ऐसे भी चेन चल रही है और ऐसे भी चेन चल रही है। देखिए यहाँ दिखाया C1 और C6, ये लिखा है ना C1 और C6 के बीच में। तो ये हुआ एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन डिफरेंसेस, मैंने एनसीईआरटी से पढ़कर आपको दिखाए। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा उस बात को भी समझें। बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो बोलता है एमाइलोज पेक्टिन हैव 1,4 लिंकेजेस एमाइलोज एंड 1,6 लिंकेजेस। सही बात है, ये बात तो गलत नहीं है। और पूछता है क्या, मतलब डिफरेंस में पूछना चाहता है कि एमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी है और 1,6 भी, दिख रहा है आपको ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एमाइलोज हैव 1,4 लिंकेज, ये बात तो सही है, एंड 1,6 बीटा लिंकेज, ये तो गलत है। एमाइलोज में पहली बात तो 1,6 है ही नहीं, एमाइलोपेक्टिन में 1,6 और वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का, यहाँ बीटा, यानी गलत हो गया। थर्ड आ जाइए, थर्ड में क्या बोलता है, एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज, सही है, एंड 1,6 बीटा लिंकेज, नहीं फिर गलत, क्योंकि बीटा नहीं अल्फा लिंकेज है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आप बहुत ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगी बातें। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये तो बढ़िया मजाक, ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आइए, क्वेश्चन फिर से मैंने एनसीईआरटी की लाइन को उठाया हुआ है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन ही एनसीईआरटी की लाइन का है तो वही उठाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है कि रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, दोनों का मतलब सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना, सही नहीं बताना, गलत बताना, ध्यान से समझिए।
आइए इसमें जरा पहले तो हम एनसीईआरटी में क्या कहना चाहते हैं ये उसको भी जरा समझ लेते हैं, किसके, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में। दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ठीक, एक बात समझ में आ गई कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स में ये फॉर्म होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर, वेरियस सेम नहीं, वेरियस लीनियर पॉलीमर होता है। और एग्जांपल दिया बेकेलाइट और मेलामाइन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, उसने बोला इनकरेक्ट हमको बताना है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं, बोलता है दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर। हाँ सही बात है, यहां बोलता है ना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर, इसका मतलब फर्स्ट लाइन तो सही है। सेकंड आइए, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी सही है, देखिए लिखा हुआ है। थर्ड आइए, एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन ही उठाया है। चौथा बोलता है दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर, ना अपने ही पॉलीमर में नहीं बल्कि वेरियस पॉलीमर में होना चाहिए, मोनोमर में, सॉरी। तो यानी ये तो लाइन गलत हो गई है और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछता है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि यहां पे क्वेश्चन नंबर 450 का 4 आंसर होगा। तो क्लियर हो गया। मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखाता जा रहा हूं कि एनसीईआरटी में ही पूरा डिट्टो आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वो भी स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। इनऑर्गेनिक तो और ध्यान से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन उतरेगी, तो यही आपका रिवीजन का पॉइंट है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आते हैं, यहां पर बोला है इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, फिनॉल की रिएक्शन किससे दे रखी, क्लोरोफॉर्म से दे रखी है। ठीक, फिनॉल की रिएक्शन किससे दी है, क्लोरोफॉर्म से दी है, और NaOH लिया और यहां पर क्या बना दिया, यहां पे CHO ला दिया है और यहां पर ONA, ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड, और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा फॉर्मल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां पर आइए, ये रिएक्शन कौन सी, तो बिना देखे ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस इज रीमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, रीमर टाइमन रिएक्शन है, पता ही आपको, यहां पर ये रीमर टाइमन रिएक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, तो इसमें हमें मैकेनिज्म पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा क्या है कि क्लोरोफॉर्म और NaOH लिया है, यहीं से हमको इलेक्ट्रोफाइल पता लगेगा, क्योंकि रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे, आप देखिए क्लोरोफॉर्म हमने लिया, थोड़ा नेचर समझना होगा, ये क्लोरोफॉर्म है। पहले आगे बढ़ने से पहले ही समझ लें कि क्लोरोफॉर्म एसिडिक है। कैसे एसिडिक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि कार्बन से 3-3 -I ग्रुप लगे हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो रही है, तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन इसको क्या दे देगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इट मींस ऊपर से देखने से लग रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा है। आगे जरा देखते हैं अंदर की क्या सीन है। दूसरा हम लगाते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। पढ़ा आपने, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, कैसे बनेगा, अपने मर्जी से तो ये H+ आयन नहीं निकालेगा, तो कौन H+ आयन निकालने में इसकी हेल्प करेगा, जो आपने यहां पर NaOH लिया है, तो NaOH का OH- क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को यहां से निकाल लेगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पर दिखा रहे हैं आपको। तो यहां पे आपने क्लोरोफॉर्म लिखा, C, ये 3 Cl हो गया और ये H हुआ, यहां पर OH- आया, OH- कहां से आ रहा है, NaOH से आ रहा है, ये OH- इसके हाइड्रोजन पर अटैक कर दिया, अटैक करने से वाटर निकल जाएगा, समझ में आया, और यहां पर क्या बन जाएगा, C के ऊपर माइनस, और ये 3 Cl यहां पर आ गए, ये क्या बन गया, इसका कंजुगेट बेस, C का मतलब कंजुगेट बेस बन गया। अब ये कंजुगेट बेस अगर स्टेबल है तो ऑब्वियस है कि ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो समझते हैं, तो इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन आयन बन रहा है, क्या ये स्टेबलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्लोरीन में आप देखो कॉन्फ़िगरेशन करो तो 3s2 3p5 होगा,
इसका मतलब यहाँ पे 3D ऑर्बिटल पूरा का पूरा हमारा खाली पड़ा हुआ है। अब 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा पाई बैक बॉन्डिंग का, वहीं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में भी आ जाएगा कि एक एटम पर नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर हो। लोन पेयर कैसे आया? कार्बन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है और जब कार्बन हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया था तो एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तभी कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आया ना। तो ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और क्लोरीन के पास क्या खाली है? डी ऑर्बिटल खाली है, पूरा डी ऑर्बिटल खाली है। तो इसका ये लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल के साथ यहां पर क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और चूंकि डी ऑर्बिटल के साथ कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डी ऑर्बिटल एक प्रकार का ये रेजोनेंस है। और आपने पढ़ा कि यहां डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के कारण ये कंजुगेट बेस हो जाएगा हमारा कैसा? ये जो कंजुगेट बेस होगा वो स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चला कि ये स्टेबल कंजुगेट बेस है तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। खैर आगे, लेकिन अभी तो हमें इलेक्ट्रोफाइल पता करना है। अब आगे देख, कितनी बात समझ में आ गई कि क्लोरोफॉर्म ने अपने अंदर से H+ क्यों निकाला? क्योंकि वो एसिडिक था। तो ऐसे देखते ही हमको समझ में आ रहा था -I के कारण या क्लोरीन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, हमने जब OH- इस पर जब अटैक करा के देखा तो देखा बहुत जल्दी H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी समझ लिया। अब आगे जरा देखिए, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल पता करना है। यहाँ पे C के साथ क्या है? 3 Cl है और कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको पता है कि हैलोजेंस जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं और जो वीक बेस होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो यानी यहां पे जो Cl- अगर निकल जाए यहां से Cl-, क्योंकि वो तो बेटर लिविंग ग्रुप है, वीक बेस बनेगा। तो ये जो Cl- यहां से निकलता है तो क्या बच जाएगा? C के साथ 2 Cl बच गए और कार्बन के 2 अपने इलेक्ट्रॉन, एक पहले इलेक्ट्रॉन था ही था और एक Cl के निकलने से एक और बच गया, तो ये बच गया। अब ये देखिए ये क्या है? पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए, एक ये बॉन्ड बना तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, एक ये बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, यानी कुल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोला जाता है इसको? डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन। तो यही यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बनेगा वो समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि बोलता है कि ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखिए चौथा आंसर आपका डाइक्लोरोकार्बीन का आ गया। तो समझ में आया इसकी मैकेनिज्म कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो डाइक्लोरोकार्बीन का इसने क्या कर दिया? फॉर्मेशन कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और इसमें भी मैंने आपकी एनसीईआरटी की लाइन को पेस्ट किया हुआ है, जिससे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सके कि ये एनसीईआरटी की लाइन से कहां से उठाया है। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ रहे हैं। बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस इट इज ड्यू टू। तो अभी ऑप्शन नहीं पढ़ते, जरा हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें। ये इसका सोल्यूशन यहां एनसीईआरटी से मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। आप देख रहे हैं जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया, यहां पर यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन की लाइन है। देखा ना, इसी को बोलते हैं लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन बनाना। जो मैंने यहां हाईलाइट किया हुआ है वही यहां पर क्या है? क्वेश्चन की लाइन है। तो अब इसका मतलब इसके आगे का जो पार्ट होगा वही इसका आंसर होगा। क्या है? दिस इज ड्यू टू मोर, इसको थोड़ा और दूसरे कलर में ले लेते। देखिए, दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ये देखिए स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। किस स्टेट में? वेपर स्टेट में। ये इनके बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डॉटेड लाइन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसके कंपैरिजन में? करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। करस्पॉन्डिंग मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो या बराबर हो। यानी जो मॉलिक्यूलर मास आप
कार्बोक्सिलिक एसिड का ले रहे हैं, वही मॉलिक्यूलर मास आपका एल्डिहाइड का हो, वही मॉलिक्यूलर मास आपका कीटोन का हो, और इवन वही मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल भी यहां पे लिखा है उसी का हो, तो इनमें कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो रीजन खोजिए, आपको एकदम दिख ही रहा है, चौथा ऑप्शन कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं यहां पर, और 53 नॉट 63। 53 में यहां पर बोलता है कि कंपाउंड ए C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI। अच्छा, NaOI, ठीक है, समझ में आ गया कैसे बना होगा, आगे बात करेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय Y रिएक्टिंग विद NaOH एंड यील्ड्स येलो प्रेसिपिटेट विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि उसकी क्या होगा, आइडोफॉर्म इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसका कलर होता है। जैसे क्या क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी हो सकता, होता तो है ही है, ब्रोमोफॉर्म भी होता है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? आइडोफॉर्म को, क्योंकि आइडोफॉर्म में कलर आता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है वो। क्लोरो और ब्रोमोफॉर्म में कलर नहीं मिल पाता हमको, ठीक है, लेकिन है सबका मतलब एक ही। अब आइए जरा एनसीईआरटी की लाइन यहां क्या कहती है उसको भी देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी की लाइन में क्या ये कहना चाह रहे हैं उसको भी हम लोग देख लें जरा। बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ, इसको थोड़ा हाइलाइटर ले लें, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख दिया जाए, मिथाइल कीटोन का मतलब हुआ CH3C डबल बॉन्ड O। दिस इज मिथाइल कीटोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर बोलता है मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन मिथाइल ग्रुप। तो आप देख ही रहे हो यहां पर वन मिथाइल ग्रुप है ही हमारा, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इथाइल से नहीं काम चलेगा, प्रोपाइल से नहीं चलेगा, मिथाइल CH3 होना चाहिए। मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट लिंक्ड है। एटम, मिथाइल कीटोन इसी को कहा गया। आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइट। सोडियम हाइपोहैलाइट का मतलब क्या है यहां पर? NaOX। क्या हो जाएगा? NaOX हो जाएगा, NaOX। अब X क्या यहाँ हेलोजन है, X क्या यहाँ पर हेलोजन है। अब हेलोजन NaOI हो जाएगा, तो सोडियम हाइपो क्या हो जाएगा? आयोडाइट। अगर NaOBr हो जाता तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट। इस प्रकार से इसका नाम दिया जाएगा। ठीक, तो सोडियम हाइपोहैलाइट टू सोडियम सॉल्ट। सोडियम हाइपोहैलाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of carbonyl compound, the methyl group is converted to haloform। जो मिथाइल ग्रुप है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा जब CH3 वहां से चला जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे इन्होंने रिएक्शन यहां दी है, देखिए इस रिएक्शन को यहां पर पढ़ते हैं हम लोग कि RCOCH3, ओह सॉरी, यहां पे क्या है? RCOCH3 यहां पे दिया है इन्होंने, RCOCH3। ये देखिए इसकी रिएक्शन NaOX से वही NaOX सोडियम हाइपोहैलाइट, RC डबल बॉन्ड Na बन गया। यानी कि देखिए RCOCH3 था तो ये वाला CH3 पार्ट हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा? RCONa बन गया। तो एक तो ये यही रिएक्शन यहां बोल रहे हैं। दूसरा इन्होंने एक पॉइंट और यहां पे लिखा है कि यहां पर अगर आप ऐसी सबस्ट्रेट ले लेते हैं जिसमें देखिए CH3CO ग्रुप है और यहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीडेशन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जहां पे CH3CO ग्रुप था यानी CH3 हट गया और उसकी जगह ONA आके CHCl3 या जो भी आपने लिया, अगर NaOBr लिखते तो CHBr3 बन जाता, NaOI लेते तो CHI3 बन जाता, ये बन जाता। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके अंदर मिथाइल कीटोन होता है वो इस रिएक्शन को देगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी लिखते। अब जरा हम लोग अपनी बात भी थोड़ा समझते हैं यहां पर। तो क्या सर मिथाइल कीटोन ही होगा कि कुछ और भी हो सकता? और भी हो सकता है, सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल भी इस रिएक्शन को देगा। तो सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल क्या होगा?
हाँ जी, तो देखिए सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, CH3 CHOH। देखिए सेकेंडरी आगे आप कार्बन एटम से जोड़ दीजिए, इसके अंदर क्या होना जरूरी है, CH3 ये होना जरूरी है मिथाइल, और ये सेकेंडरी अल्कोहल ये भी इसको रिएक्शन दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये CH3CO ग्रुप ये भी बना सकता है। तो ये एनसीईआरटी में जो लिखा है कि मिथाइल कीटोन, तो हमें सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल से भी तो मिथाइल कीटोन मिल सकता है ना। तो ये भी बात यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमन बोलते हैं, कुछ लोग राइमर टाइमन बोलते हैं, जो आप देख लीजिए सब प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। टाइमन रिएक्शन आपके लिए अभी हम जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म भी आपको डिटेल में बताएंगे। नेम्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में दी है डिटेल्ड में मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे हम इसमें थोड़ा आपको हिंट कर देते हैं, यहाँ तो मैकेनिज्म बताएंगे तो क्वेश्चन फिर हम लोग अलग हट जाएंगे, लेकिन आपको हिंट कर दे रहे हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप्स होता है कौन सा, हैलोजिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मल्टीपल हैलोजिनेशन होता है। क्या होता है, मल्टीपल हैलोजिनेशन। मल्टीपल हैलोजिनेशन का मतलब आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिया, आगे कुछ भी लगा दीजिए, तो यहां पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और उसकी जगह एक X आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सर ये जो एक हाइड्रोजन हटेगा ये अपने आप हटेगा, बिल्कुल नहीं। तभी तो यहां पर आपसे बेस लिया जाता है NaOH। ये करता क्या है, बस एक मैकेनिज्म की हिंट दे रहे हैं आपको, बाकी डिटेल्ड में आप देखिएगा, हमारा वीडियो अभी आने वाला है तो उसमें नेम्ड रिएक्शन की, हर नेम्ड रिएक्शन की डिटेल्ड वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसको भी आपके लिए काफी हेल्प होगी। तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां पर रिएक्शन दिखा रहे हैं राइमर टाइमन की। देखिए करेंगे क्या कि जो हमारा CH3, जैसे C डबल बॉन्ड हो, CH3 आपने ले लिया है ना, 3 H है यहाँ पर, ये अपनी मर्जी से तो नहीं निकलेगा, यहाँ पर OH माइनस की जरूरत होगी। और अगर ये एसिडिक है तो ऑब्वियस इसका कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, जैसे अभी बात मैंने करी। तो यहाँ हाइड्रोजन ये निकाल देगा, ये क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, C के साथ 2 H आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन है आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, कंजुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड देखिए ऐसे ब्रेक करेगा, तो C के ऊपर O नेगेटिव, बाकी आगे बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड C और ये इसके साथ 2 H जुड़ गए, इनके बीच में क्या आ गया, रेजोनेंस आ गया। तो इसलिए जो ये मिथाइल कीटोन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। क्या, मिथाइल कीटोन में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि ये बना कंजुगेट बेस, और ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है ये बना, इसको हम लोग बोलेंगे इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ। एक बात तो ये आपको समझ में आ गया कि राइमर टाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होगा, इनोलेट आयन बनता है। ठीक, दूसरा जरा देखिएगा, यहां पर हमने बोला यहां मल्टीपल हैलोजिनेशन होता है। मल्टीपल हैलोजिनेशन क्यों होता है, उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीजन है, इंटरेस्टिंग रीजन है। क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलने के बाद, क्या बोला हमने, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद, देखिए ये हमने यहां 3 हाइड्रोजन लगाए, अब ये हैलोजिनेशन करा रहे हैं कैसे, OH माइनस की प्रेजेंस में। OH माइनस क्या करेगा, एक H को हटा के इनोलेट में कन्वर्ट करेगा। अब उस जो इनोलेट में कन्वर्ट होगा ये, तो यहां पे क्या होगा कि 2 H रह जाएगा और एक X आ जाएगा। कैसे आया देखो एक बार, चलो बता देते हैं यहां फिर से कि ये इनोलेट आयन, पहले हम इसको बना देते हैं ना, इनोलेट आयन बनाते हैं, यानी यहां नेगेटिव चार्ज आ गया ये। अब जब ये नेगेटिव चार्ज हैलोजन पर अटैक करेगा X2 पर, तो ये नेगेटिव चार्ज जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, X प्लस X माइनस, हाइड्रोलिटिक फिजन, ये X प्लस इस कार्बन नेगेटिव पर अटैक कर देगा। ये देखिए, तो ये आ गया X हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अब जब एक हैलोजन आ गया ना तो दूसरा हाइड्रोजन और जल्दी निकलेगा, यानी एक बार हैलोजन आने से रेस्ट हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये हैलोजन माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा यहां पर, माइनस आई, और आपको पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहां पे होने वाले हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यानी ये
जैसे इस केस में क्या है कि जो OH माइनस जब अटैक किया तो OH माइनस के अटैक करने से ये वाला हाइड्रोजन यहां निकल के ये वाला इनोलेट आयन बनाया। अब ये जो इनोलेट आयन बना है तो इसने अटैक कर दिया हैलोजन पर और एक हैलोजन पे अपने पास जोड़ दिया। अब जब यहां पर OH माइनस दोबारा इस पर अटैक करेगा इसके हाइड्रोजन पे तो यहां पर हाइड्रोजन का निकलना और यहां से हाइड्रोजन का निकलना दूसरे स्टेप में जल्दी होगा और फास्ट रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे जो एक हैलोजन आ गया है इसने रेस्ट हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिया है। समझ में आया कैसे बढ़ा दिया? क्योंकि हैलोजन यहां माइनस आई इफेक्ट की तरह कॉज कर गया तो यहां बढ़ा दिया इसने। तो इसीलिए मल्टीपल हैलोजिनेशन, एक बार अगर हैलोजिनेशन देखिए एक स्टेप में हो गया तो दूसरे स्टेप में और फास्ट और तीसरे स्टेप में और फास्ट, यानी यहां पे जितने हाइड्रोजन हैं उन सबकी जगह क्या आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीपल हैलोजिनेशन। तो इसका फर्स्ट स्टेप मल्टीपल हैलोजिनेशन होता है। सेकंड क्या होता है? क्लीवेज स्टेप होता है कि ये जो है कैसे ये टूटेगा। तो वैसे यहां पर जो ये चूंकि माइनस आई ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं और नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अब क्या यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो आया है तो ये जो निकलेगा ग्रुप इसको क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? लिविंग ग्रुप। तो क्या ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा। आप एसएन सान्याल की बुक उठा के देखिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत फेमस बुक है। आपको इतनी लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए, नाम तो सुना होना चाहिए ना कम से कम कि भाई कौन सी बुक में ये सब बातें लिखेंगे। एसएन सान्याल बहुत अच्छी बुक हम लोग मानते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। वहां पर लिखा है कि कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आने से ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इस पर आपके माइनस आई ग्रुप लगे तो इसीलिए तो ये लिविंग बना, लेकिन ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है। मॉडरेट, बहुत पुअर भी नहीं होता है तो बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप भी नहीं, मॉडरेट। तो क्लीवेज स्टेप के लिए इसीलिए हमें थोड़ी एनर्जी या वहां पर हमें एल्कली प्रोवाइड करना पड़ेगा। OH माइनस ये अपने आप ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। तो ये क्लीवेज स्टेप हो गया। एंड थर्ड स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो इसकी आप फुल मैकेनिज्म आप देखिएगा जो हमने अभी एक वीडियो अपलोड करेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन का, नेम्ड रिएक्शन का, तो आपको उसमें काफी मजा भी आएगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक, तो अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। तो हमने रीमर-टाइमन रिएक्शन समझ लिया और रिएक्शन देखते ही हमको समझ में आ गया था कि ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्या है। एक मिनट इसको साफ कर दें पूरा। ओह, ये तो पूरा ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपने देख ही लिया था तो हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्वेश्चन देख लिया था, मतलब कि क्वेश्चन को तो हम कर ही देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे था कि हमारे पास बोलता है कि एक C8H10O कंपाउंड A है, उसकी रिएक्शन C8H10O। एक मिनट अगर मिल जाए। ओह नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक कंपाउंड हमारा क्या है? C8H10O है, इसकी ये A कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है? NaOI से कराई है। तो ये बना कैसे? एक NaOI जो NaOH और Y से शायद बोला, तो Y तो क्या है? I2 है, वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर I2 है। ये कैसे बनेगा? NaOI, तो NaOH प्लस I2 की रिएक्शन आप करा दीजिए तो ये बन जाएगा NaOI। तो ये तुम्हारा Y वाला कंपाउंड हो गया। और A, ये पूछा A क्या होगा, तो बहुत आसान है, जरा आप इसको देखो। C8H10O, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से समझ में आ रहा है कि यहाँ बेंजीन जरूर होगी, यानी ये हो गया। और ये सेकेंडरी अल्कोहल बन पाएगा CHOH, ये CH3, यानी मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में? मिथाइल, क्योंकि जिससे OH जुड़ा हुआ सेकेंडरी कार्बन एटम है, एक ही, तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल हो गया। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, CH3, आगे रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये NaOI से इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी बताया कि CH3 निकल जाता, CHI3 एक कार्बन एटम बना देगा और ये इसका क्या बना देगा? सोडियम सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये बना देगा। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो गया? आइडो फॉर्म हो गया, वो तो उसने बोला ही था। और ये
Y पूछा था तो Y I2 है और A ये कंपाउंड है। बाकी रीमर टीमन रिएक्शन की मैंने आपको हिंट कर दी है, मैकेनिज्म आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। A और Y पूछा था तो A ये हुआ और Y यहां पर I2 है, तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहां पर पूछ रहा है। 54 में क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज द। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में क्या उसने हमसे रिएक्शन डिफरेंस पूछ रखा है। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ये सब जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो पावर 1 है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है ना? तो एक तो ये बात आपको, सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 2, या उसी के दो एटम या अलग अलग कोई दो वहां पर सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ये तो पता है। आगे जरा पढ़ते हैं। द रेट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये तो बढ़िया मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए तो बोल रहे हो कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसकी एक पावर पे डिपेंड करेगा। यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो क्या यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर रेट नहीं डिपेंड करेगा? करेगा। पूछा क्या है उसने? मतलब अच्छा पूछा कि क्या डिफरेंस है, इसका मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात ही गलत बोल रहा है कि बोला डज नॉट डिपेंड, ये तो हो नहीं सकता। आगे क्या पढ़े? द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड। फर्स्ट ऑर्डर भी डिपेंड करेगी और सेकंड ऑर्डर भी डिपेंड करेगी। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ए की पावर 2। ये कौन सा कंसंट्रेशन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां गलत हो गया। सेकंड आइए, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend on A0. A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन does depend on A0। देखते हैं, तो एक देखिए हाफ लाइफ का जनरल फार्मूला है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन याद रखिए आप, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी। तो आप देखिए क्या बोलता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n की जगह क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की जगह 1 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस 1, दैट इज A0 की पावर 0। तो T हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया? यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यही लिखा है क्या? देखें, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन A0। वेरी गुड, सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड, बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, अब यहां पर आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए। यहां पे n की वैल्यू 2 ले ली तो हमने T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 1 माइनस 2 कर दिया। तो क्या हो जाएगा? T हाफ A0 की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की कंसंट्रेशन, यानी सेकेंड ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ कम होगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? आप कुछ भी इनिशियल कंसंट्रेशन करते रहिए, उसकी हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यानी यही स्टेटमेंट सही है, ये इसका आंसर भी होगा। आगे आप पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं उन सब बातों का। ठीक है, क्लियर? तो यानी आगे और बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट आइए, यहां पर बोलता है among CH2, BH2 एंड BH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, तो देखिए ये सेकेंड डे के हाइड्राइड हैं। क्या है ये? सेकेंड डे के हाइड्राइड। क्या? कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम। तो हम जरा पूरी तरह से इसको लिख दें अच्छी तरह से। तो सेकेंड डे क्या है? बेरिलियम है, उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है? कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम। अगर इनका आप हाइड्राइड लिखेंगे तो BH2, MgH2, CH2, SRH2, बस आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जरूरत नहीं है। अब उसने पूछा आयनिक कैरेक्टर, तो यहां पर भी हम लोग फजांस लॉ, फजांस रूल यानी पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोलराइजेशन के। और जो आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक जो कैरेक्टर होता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है, क्योंकि ये बात बताई जाती है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो 100% आयनिक हो या 100% कोवेलेंट हो। कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर और आयनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग इसके थ्रू पढ़ लेंगे। यहां पर किसके थ्रू? फजांस रूल के थ्रू यहां पढ़ लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन हुआ, यानी कि पोलराइजेशन जहां पर जितना कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर वहां ज्यादा होगा। और पोलराइजेशन के लिए भी मैंने फार्मूला आपको बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एंड यहां पर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ये चीज हो जाएगी यहां पर, साइज ऑफ कैटायन। अब करेंगे क्या हम लोग यहां पर, इस बात को जरा ध्यान समझिए कि जैसे चार्ज सबसे पहले देखा जाता, दूसरे नंबर पे कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरे नंबर पे साइज देखा जाता है। तो यहां पे देखिए एनायन तो सबके हाइड्राइड है, कैटायन चार्ज तो देखो सब में फिक्स है 2 × -1, ठीक है, चार्ज तो सब में फिक्स हो गया। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा, पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यानी ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अब जरा देखते कौन सा आंसर है यहाँ पे। BH2 में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, सही है। उसके बाद CH2, उसके बाद BH2, सही तो लिख रहा है, ये सही, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, CH2 का बोला सबसे कम और CH2 का सबसे कम, नहीं, गलत है ये तो। यह बोलता है BH2 का सबसे कम, ठीक है। फिर बेरियम और कैल्शियम में गलत कर दिया, ये भी गलत। BH2 का बोला सबसे कम, ये तो कैसे पॉसिबल है? यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है उसने कि कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। ये आपको अलग अलग वैल्यू दे रखी है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, जैसे आप क्वेश्चन की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। हाँ जी, अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। बोलता है कि यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया 1.82, 1.5, 1.595, 1.0652 वोल्ट। बोलता है देन द स्पीशीज अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सी डिसप्रपोर्शनेशन में जाएगी। तो देखिए बहुत आसान है, पहले आप समझो BrO4 के ऊपर -1 है, इसका मतलब यहाँ ब्रोमीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। BrO3 माइनस, यानी कि ब्रोमीन का यहाँ पे कितना हो जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ -1 तो है ही है। अब BrO3 माइनस जो है, अगर वो इधर की तरफ चलता तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और इधर चल रहा है तो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो डिसप्रपोर्शनेशन हुआ। यानी एक ही मॉलिक्यूल जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और रिड्यूस करे उसको डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। ऐसे अगर हम HBRO को पकड़ते हैं तो HBRO अगर BrO3 माइनस में आता है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अगर HBRO Br2 में आता है तो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन है। Br2 को पकड़ते हैं तो Br2 अगर HBRO में आता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और Br2 अगर Br माइनस में आता है तो अपने आप को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो यानी कुल मिला के BrO3 माइनस, HBRO और Br2, ये तीनों आपके डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या करेंगे? शो करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कौन करेगा, तीनों तो नहीं करे, कोई एक करेगा। तो आपको पता है कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए E0 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आप देखिए यहां पर E0 कहां पॉजिटिव है, निकाला कैसे जाएगा? E0 फार्मूला क्या लिखेंगे? जो ये पोटेंशियल है और जो ये पोटेंशियल है। तो आप देखो यहां पर जैसे BrO3 माइनस के लिए हम पहले लिख रहे हैं, BrO3 माइनस के लिए, तो जब BrO3 माइनस BrO4 माइनस में जा रहा है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ई ऑक्सीडेशन, और प्लस यहां जब BrO3 माइनस HBRO में आ रहा है
तो वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को सम कर लिया। लेकिन ये सम होंगे कैसे, क्योंकि ये तो पोटेंशियल ही अलग अलग है, तो हम दोनों को क्या कर ले, एक ही पोटेंशियल में कर ले। तो उसके लिए IUPAC का रूल क्या कहता है, IUPAC ने क्या कहा है कि हमें जब भी पोटेंशियल को लेना है तो रिडक्शन पोटेंशियल में लीजिए। यानी जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो BrO3 माइनस BrO4 माइनस में जा रहा है, जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, तो लेवोशियर एंड लैप्लास लॉ, किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो उसका साइन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा। तो हम अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां लिखना चाहें इसका, तो हम लिख देंगे -1.82। बात समझ में आ गई। ये +1.82 इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है। और अब दूसरा ये BrO3 माइनस जब HBrO में आ रहा है तब तो ये रिड्यूस ही हो रहा है, तब तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ही है, तो क्या हो जाएगा +1.5। अब अगर आप इसको सम करते हैं तो आपको दिख ही रहा है कि माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस कितना आ जाएगा, नियर अबाउट यहां पे अगर आप 0.8 को 0.5 कर ली तो 0.3 के आसपास आंसर होगा। तो यानी कोई मिला के माइनस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, E0 का पॉजिटिव होना, यानी कि BrO3 माइनस तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। अब आइए HBrO में आइए। HBrO के लिए लिखते हैं हम लोग E0 HBrO। यहां पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अब जब HBrO BrO3 माइनस में आ रहा है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, हमें तो लेना रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे -1.5 कर लिया। क्यों माइनस किया, समझ में आया, क्योंकि ये जब HBrO माइनस BrO3 में जा रहा था तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और हम पोटेंशियल रिडक्शन में यूज करेंगे कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल को ही सम किया जा सकता है। तो क्या सर ऐसे दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी सम किया जाता है, यस। लेकिन तब ये जो चीज हम यहां बता रहे हैं कि E0 पॉजिटिव होगा, ये तभी होगा जब रिडक्शन के लिए हो। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, E0 नेगेटिव हो जाएगा। तो खैर हम अगेंस्ट IUPAC नहीं जा रहे हैं, IUPAC ने कहा कि आप रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। तो हमने क्या, जब HBrO से BrO3 माइनस में आए तो ये वैल्यू प्लस में थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमने माइनस कर लिया। आगे जब HBrO हमारा BrO2 में आ रहा है तब तो ये रिड्यूस हो ही रहा है, तो प्लस कर लो 1.595। देख रहे हैं आप, ये वैल्यू 100% आपकी पॉजिटिव में आएगी, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि E0 सेल यहां तो पॉजिटिव आ गया ना रिडक्शन का, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि HBrO ही पॉजिटिव में शो करेगा। तो HBrO यानी ये चीज क्लियर। इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। यहां तो लेकिन तीनों कर रहे थे, BrO3 माइनस भी, HBrO और BrO2, लेकिन लेंगे किसका, जिसका नेट E0 पॉजिटिव आ जाए, वो भी रिडक्शन का। क्लियर किया कैसे जाएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। 57 क्वेश्चन, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक, तो अब कैसे, जो पहला ऑप्शन ले 18 ml 18 ml वाटर दिया है, तो 18 ml वाटर को क्या कर ले हम 18 ग्राम में, क्यों, क्योंकि हमें फार्मूला पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम आपको 18 ml दिया है, तो दिस इज 18 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 1, क्योंकि 18 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, तो दिस इज 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे यहां पर। चलिए सेकंड चेक करते, मैक्सिमम पूछा है। सेकंड है ये 0.18 ग्राम, यानी वेट में तो दे ही रखा है, तो 0.18 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आप देखिए यहां पे कितना आ गया, 10 की पावर -2 मोल आ गया। ये तो कम ही हो गया ना, ऊपर वाले का कितना था 1 मोल था, यहाँ 10 की पावर -2 हो गया, तो ये तो कम ही हो गया, तो ये तो बेकार हो गया हमारे पास। थर्ड आइए, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 ATM 273, ये क्या STP की कंडीशन है। STP पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम एट STP कितना दिया है 0.00224 अपॉन 22.4, तो आप देखो यहां पर भी क्या होगा, लेस देन 1 ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा,
सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला समझ में आया। गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4, बिकॉज एक मोल कोई भी गैस सब्सटेंस क्या 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी। यहां वाटर वेपर दिया था, अगर वाटर देता तो हम ये फार्मूला नहीं लगा पाते। अभी पहले भी क्वेश्चन में बात हुई थी कि एसटीपी का हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा वो गैस स्टेट के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक, चौथा आइए, चौथा क्या बोलता है 10 की पावर -3 मोल। ये तो ऐसे ही दे दिया 10 की पावर -3 मोल, यानी यहां पे भी लेस देन 1 हो गया। हमने 1 को क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा मोल हमको 1 ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो यही देखते हैं ना चारों ऑप्शन में कि 1 मोल से कहां ज्यादा आंसर आ जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 57 का फर्स्ट। 58 आइए, बोलता मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ठीक, वेरी गुड। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज, कितना दे रखा है देखिए 1s2 2s2 2p3 ये दे रखा है। तो सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम का क्या होगा, तो देखिए आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और हमको पता है मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है। आपको भी पता है, क्यों पता है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन करिए तो +2 चार्ज आएगा। अब X में देखते हैं, तो अब ये पॉजिटिव है ना मैग्नीशियम, तो हमें X वाला कौन सा चाहिए, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव चाहिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसका तो पॉजिटिव आयन हमें मैग्नीशियम का पता चल गया। अब हम X के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव आयन। तो हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 5 हो गए। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना कितना आ गया, 5 आ गया। 8 में से माइनस कर लीजिए तो आंसर -3 हो गया। इसका मतलब X के ऊपर चार्ज -3 होगा, तो Mg के ऊपर +2 और X के ऊपर -3। अभी तो पता ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला क्या होगा Mg3x2। तो देखिए Mg3x2 कोई आपको दिख रहा है क्या, हाँ चौथा वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये दाओ, ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन में बोलता है विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ते हैं भाई। बोलता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। अच्छा, रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, √LL+1, √LL+1 हो जाएगा। यहां पे समझ में आई बात। और L की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी यहां पे क्या हो जाए, इसमें h बार भी होता है, शायद आप देख लेना एक बार। तो L फॉर s ऑर्बिटल, फॉर s ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड आइए, एन ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डिजाइन्ड बाय 4 क्वांटम नंबर। ये भी सही है, क्योंकि देखो अगर आपको किसी ऑर्बिटल का पता लगाना है, ऑर्बिटल जैसे हमें पता लगाना, मान लीजिए 2s, दिस इज ऑर्बिटल, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू 2 हो गई। ऑर्बिटल मतलब ये s का ये ऑर्बिटल है। ठीक है, चलो s में नहीं, p में हम बताते, इसमें ही बताया जा सकता है, 2p में बताते। देखिए तो 2 क्या है, शेल है, p क्या हो गया, सब शेल हो गया, और ये हो गया शेल। और सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये है ऑर्बिटल। एक्चुअली s वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये s का सबशेल था और एक ही ऑर्बिटल था, आप यहां से भी ले सकते हैं। तो शेल का पता कौन बताता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल का पता कौन बताता, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल का पता कौन बताता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल में पहुंचने के लिए हमें ये 3 क्वांटम नंबर की जरूरत है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कह रहा इलेक्ट्रॉन में पहुंचने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर 2p2 है तो ये फर्स्ट है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा या फिर यहां पर ऐसे होगा, ऐसा और ऐसा होगा। तो ये हमको स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा ना कि हमारे सेकंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +½ है
कि -12 है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर चाहिए NLMS, जबकि अगर ऑर्बिटल निकालना तो हमारा 3 में काम चल जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, वेरी गुड, सही। 2s2 ये भी सही। 2p x1 y1 z, ये देखिए अपोजिट स्पिन नहीं होती ना, डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में ही जाएंगे। डीजनरेट का मतलब जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो, तो यहां तो अभी सेम ही है, तो क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में जाएगा नहीं, तो यही गलत है, यही आंसर होना चाहिए। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। और आपको पता है कि dz स्क्वायर के लिए m की वैल्यू 0 होती, जो z एक्सिस हमारी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और जो इंटर हमने माना है जेड एक्सिस को। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसी बुक में क्वेश्चन आता है कि हमने मान लिया कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो वहां पर एक्स के लिए वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ नहीं दिया है, तो हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे, और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है वहां पर m की वैल्यू 0 आती है। ठीक, समझ में आया? तो आज का डिस्कशन यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आप लोग मिल करके, वो जरूर सक्सेस होगी। बस क्वेश्चन को देखते रहिए, और देखने से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, और आते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अच्छे नंबर से होगा और अच्छी रैंक आएगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर अगले वीडियो में।